Hey guys, my name is Dr. Shubham Mole and welcome back to BioCatta. So finally हमारे एपिसोड में दैट इज आज के एपिसोड में हमको बहुत दिनों बाद जो है एक स्पेशल गेस्ट मिले हैं। हालांकि ये मेरे दोस्त थे, काफी अजीज दोस्त थे, लेकिन इनका शेड्यूल काफी बिजी होने से हमको जो है वो फाइनली इनका टाइम जो है आज मिला है। सो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू बी अ सर्जन एंड एक सर्जन की जिंदगी कैसी होती है, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो इसी के बारे में ओवरऑल आपको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अमोल राठौड़ जी को। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमोल राठौड़ है। मेरा यूजी एमबीबीएस जो है नांदेड़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ से हुआ है। और अभी पीजी यानी एमएस जनरल सर्जरी मेरा वाईसीएम हॉस्पिटल पीजीआई पिंपरी में चालू है। तो आई एम इन सेकंड ईयर नाउ। वेलकम अमोल, थैंक यू सो मच। आई नो दैट आपका शेड्यूल जो है वो काफी बिजी है। सो फाइनली यार, अमोल आपके बारे में बताओ कि बेसिकली आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, आपने नीट कब क्रैक की थी एंड एमबीबीएस एंड नाउ एमडी कहाँ से आप कर रहे हो। जैसे मेरा चालू हुआ 11th 12th मैंने कुछ जालना से किया बद्रीनारायण बार वाले कॉलेज जहाँ पे हम दोनों साथ में थे। या एक बार जो मेरा मतलब 12th के बाद में हुआ तो पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था नीट, जहाँ पे पहली बार नीट एग्जाम हुई थी जो 720 मार्क्स का हुआ था नीट। वो नीट 720 में से मेरे को कुछ नियर अबाउट 400 मार्क्स मिले थे, जिसमें मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिला था, पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई का। तो देन आई डिसाइडेड दैट दिस वन इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई शुड ट्राई फॉर वन मोर बेटर अटेम्प्ट। तो मैंने ट्राई किया अगला एक अटेम्प्ट देने के लिए, जिसमें मैंने प्रिपरेशन किया। लास्ट 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया मैंने, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह था। तो वैसे तो पढ़ाई मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, घर पे ही किया है। लेकिन एक एग्जाम अपने को कॉम्पिटिटिव, अपना कितना कंपटीशन चल रहा है ये देखने के लिए एग्जाम देना काफी जरूरी है। तो मैंने सोचा कि कितना चालू है कंपटीशन ये देखने के लिए औरंगाबाद जाना पड़ेगा, या फिर कोई बिग सिटी जहाँ पे कंपटीशन प्रॉपरली है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन किया क्रैश कोर्स। वहाँ से कोर्स मेरा अच्छा टारगेटेड, मतलब जितना चाहिए था उतना स्कोर अच्छा आने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि एग्जाम 720 मार्क्स का नहीं 200 मार्क्स का होने वाला है। तो उसमें भी थोड़ा सा नियर अबाउट 15 to 20 डेज मेरा लॉस हुआ, जिसमें मेरे को मतलब बैकअप कम बैक करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगा था। तो वो एग्जाम में नियर अबाउट आई स्कोर्ड अबाउट 174 मार्क्स आउट ऑफ 200। 174 मार्क्स पे काफी अच्छा खूब मतलब खूब ज्यादा खूब ऐसा बढ़िया कॉलेज मिलने जैसा नहीं था, लेकिन जीएमसी नांदेड़ भी बेटर ही है, जबकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी न्यूली हॉस्पिटल है। पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, तो मुझे वहाँ ज्वाइन करना बेटर रहा। एक राउंड में मेरा सेकंड राउंड में मुझे वहां पे जब नांदेड़ का कॉलेज मिला तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर मेरा अपग्रेड हो सकता है। लेकिन एक महीने का पूरा कोर्स करने के बाद मतलब वहां पे जब चालू हुआ तो मुझे पता चल गया कि ये कॉलेज भी बेटर है, अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन चालू किया था नीट उसका। एमडीएस तुमने कब दिया, कौन से साल में दिया। एमबीबीएस होने के बाद तुरंत मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ। इंटर्नशिप जो 2020। मैंने किया उसके बाद, हाँ 2020 में मेरा, 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ एमबीबीएस। उसके ओके। बाद मैंने जो एग्जाम, ये कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो रही थी, तो हम्म। मैंने सोचा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम। तो मैंने सोचा एक पीएचसी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने एज अ मेडिकल ऑफिसर करके पीएचसी ज्वाइन किया, हम्म। जिंतूर तालुका, परभरी हम्म। डिस्ट्रिक्ट। हम्म। स्टार्टेड टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद माय ड्यूटीज। मैं ड्यूटीज के साथ में भी प्रिपरेशन चालू रखा मैंने, जो मेरा पीजी का प्रिपरेशन था। सिंस क्योंकि ऐसा था, अगर अपन थोड़ा प्रिपरेशन रुका देते हैं तो नियर हम्म। अबाउट कंपटीशन अपने साथ वाले लोग चालू ही रखते हैं। सही बात। तो ये, हाँ, तो ये लॉस मैं नहीं करना नहीं चाहता था। तो सोचा मैंने कि जितना भी ड्यूटी होगा मेरे से उतना मैं ड्यूटी करूंगा प्रॉपरली। आई यूज टू स्टे एट द पीएससी हेडक्वार्टर, वहीं पे मैं रहता था, वहीं पे पूरा करता था। आई नियर अबाउट स्टूड नियर अबाउट 45 डेज इन द कैंपस। मैं वाह। 45 डेज तक वो कैंपस के बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना था। जितना टाइम मिलता था उतना मैं कंपटीशन में उतरने का मतलब मतलब वो कोशिश कोविड के किया टाइम मैंने। की ड्यूटी करके आप पढ़ाई करते थे। हाँ, कोविड का टाइम मेरा इंटर्नशिप के दौरान गुजरा है। वहीं पे भी अच्छा। वो भी मैंने कोविड के टाइम पे किया था, मतलब हमारा सिविल हॉस्पिटल में, नांदेड़ सिविल हॉस्पिटल में हमारा ड्यूटी लगाया। हम्म। वहाँ पे भी रहने के लिए जगह वगैरह दी, तो वहाँ पे भी मैंने प्रिपरेशन किया नियर अबाउट। तो ये आपने जहाँ कहीं भी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी हाँ, क्लियर कर लिया। हाँ, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये बहुत मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट होगा, क्योंकि यूजी के लिए मैंने आपका स्ट्रगल देखा है कि आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया है, कितना डेडिकेशन दिया है।
लेकिन वो वहां पे थोड़ा सा आपको फेलियर देखने को मिला था, शायद उसी को सीख लेके आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो। मतलब जैसा यूजी का क्रैक हुआ था कि यानी यूजी के लिए जो मैंने पहली बार प्रिपेयर किया था, तो हमने पता नहीं था कि एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या होती है, या फिर यस। क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है, या फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए मोस्टली। तो जैसे जैसे मैंने बुक रीडिंग का सोचा, यहाँ पे भी एमबीबीएस में भी नियर अबाउट 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 19 सब्जेक्ट्स, और इसको प्रिपेयर करने में कंटिन्यूअसली इंटर्नशिप चालू है, साथ में यमोशिप चालू है। ये थोड़ा वर्कलोड भी होता है। इसके बावजूद भी अगर तुम 19 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते तो यू मस्ट नो हाउ द क्वेश्चंस मस्ट बी फ्रेम्ड, और हाउ एग्जामिनर्स मैनिपुलेट यू योर ब्रेन। तो तो ये ये आपने सब मतलब इसके चीजें लिए कोई अपने को पता चल जाता है। क्लास वगैरह ज्वाइन किया था, या खुद से ये सेल्फ स्टडी से आपने प्रिपरेशन किया, नहीं या नहीं फिर आप फर्स्ट ईयर से ही जब आप मतलब एक दिमाग में था कि पीजी करना है, तो फर्स्ट ईयर से ही सब्जेक्ट से यहाँ चलो ये एमसीक्यू आते हैं, ये एमसीक्यू, वो नोट्स वगैरह निकालना शुरू कर दिया था आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जब फाइनल ईयर आया, तो फाइनल ईयर इज द पोस्टिंग सब्जेक्ट्स, जिसमें ऑप्स होता है, ऑप्स गाइनी होता है, अपना हम्म। मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है, पेडियाट्रिक्स होता है। तो हम्म। ये वो टाइम था जहाँ पे मुझे एनाटॉमी का थोड़ा सा भी मतलब याद नहीं रहता था, क्योंकि हम्म। फाइनल ईयर इज नेवर 5 years लेटर देन द फर्स्ट ईयर। तो एक Okay. 4 साल के बाद में जब फर्स्ट ईयर का या कुछ भी याद नहीं आता। तो सही है। मैंने इंटर्नशिप जब चालू हुआ मेरा, इंटर्नशिप में पोस्टिंग रोटेशंस अपने चालू हो गए, तो उसके हिसाब से चालू किया पढ़ाई करना। एक टारगेट रखा कि ये टारगेट के हिसाब से मुझे ये पढ़ना है, ये हम्म। सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस है, ये सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस है। तो हम्म। एग्जाम के पहले मैंने एग्जाम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो जानना बहुत ही जरूरी समझा, कि ये अपने को करना ही है। जैसे मेडिसिन का सब्जेक्ट है, मेडिसिन इज द वास्ट सब्जेक्ट। वी कंसिडर एमबीबीएस एज एन टोटल होल करियर, देन हम्म। मेडिसिन फॉर्म्स टू बी 65% ऑफ दैट करियर। तो ओके। मैं मेडिसिन को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देना समझा मैंने, क्योंकि अगर नहीं होता था तो मेडिसिन फॉर्म्स द बेसिक्स टू रन योर करियर, राइट। सो मेडिसिन का फोकस में रखा, साथ में एनाटॉमी वगैरह। फिर बाद में जैसे जैसे पढ़ना चालू किया, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते टाइम पता चल गया है कि ये क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मतलब अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो एमसीक्यू में भी पता चल जाता है कि इस पे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके हिसाब यस। से तो मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। क्लिनिकल प्रैक्टिस की भी हेल्प होती है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है नीट पीजी में मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी मदद होती है थोड़ा सा एनालिसिस करने में, क्योंकि नीट यूजी के टाइम हमको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, हम सब थ्योरी से पढ़ते हैं और थ्योरी से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नीट पीजी आती है तो हम मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है उसमें। जैसे मतलब द बेसिक सब्जेक्ट्स विच वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, लाइक ऑब्स गायनी है, पेडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें अपने को मतलब वी कैन यूज इन रूटीन सब्जेक्ट्स आल्सो। लाइक मेडिसिन, सर्जरी, सर्जरी में मोस्टली अपन यूज कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक अल्सर का है, तो अल्सर के बेसिस पे उसका स्लोप पूछा जाएगा, उसका एज पूछा जाएगा, उसका हम्म। बेस कैसा होता है ये पूछा जाएगा। और ये वो चीजें हैं जो अपन वार्ड में खुद देखते हैं, या फिर उनका हम्म। ड्रेसिंग्स वगैरह कंसिडर करते हैं। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो डेफिनेटली वी कैन आंसर देम। आपको अभी मतलब यूजी में क्या स्टाइपेंड मिलता था और अभी क्या स्टाइपेंड मिल रहा है? अगर आपको अलाउड है बताना तो आप बता सकते हैं। यूजुअली ऐसा यूजी में कोई स्टाइपेंड होता नहीं है। जो इंटर्नशिप अपन करते हैं, इंटर्नशिप हाँ। का स्टाइपेंड अपने को मिलता है। मतलब मैंने जब किया था तो मेरे टाइम पे 11,000 था, 11,000 पर मंथ। ओके। इस हिसाब से मैंने चालू किया था। तो नियर अबाउट एक नियर 8 महीने के लिए मुझे मिला है। मतलब वैसे 12 महीने का ही होता है, जिसमें से पहले मतलब इंक्रीमेंट होने के लिए 11 महीने से मतलब हम्म। 11,000 होने को टाइम लगा था। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पीजी में ज्वाइन किया है, तो पीजी में हम्म। नियर अबाउट मेरा स्टाइपेंड 65,000 था ज्वाइन करके। अभी थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, तो अभी 75 हो गया है, मतलब होने क्या वाला है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब अबाउट। इतनी मेहनत वर्थ है। हाँ, वर्थ मेडिकल प्रोफेशनल फॉर्म्स टू बी वर्थ। यस। सो अभी मेहनत। बेसिक हमारा आज के मेन सवाल के तरफ आते हैं, जो अपना मेन इंटरव्यू है, ये तो आपके बारे में हमने जान लिया। आपको सर्जन क्यों बनना था? क्यों बन रहे हो आप सर्जन? वाई? क्योंकि मुझे लगता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट भी बन सकते थे, क्योंकि उसमें क्या है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, फैमिली टाइम भी है, आपको खुद को टाइम था, या आप रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकते थे। लेकिन सबसे स्ट्रेसफुल फील्ड आपने चूज की है, वाई? ये पूरा डिपेंड करता है कि आपने यूजी में क्या सोचा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ यू चूज
यू बेटर नो इट गोज वेयर। आपको पता ओ, होना चाहिए कि ये आपको कहाँ तक लेके जाने वाला है या फिर आपको कहाँ पे जाना है। ये तो मैंने पहले सोच के रखा था, या फिर मैंने थोड़ा डिसीजन अपने माइंड में ये रखा था, बैकअप द माइंड मैंने ये भी रखा था कि अगर ये नहीं होगा तो इसके साथ में अपन दूसरा ब्रांच भी कर सकते हैं करके। लेकिन ये काफी मेरा स्ट्रांग डिसीजन था कि मैं सर्जरी ही करूंगा। सर्जरी में तो यानी सर्जिकल ब्रांच ही लेना है, या फिर सर्जिकल हो या खून फिर खून खराबा ऑर्थोपेडिक हो। पसंद है आपको? नहीं, ऐसा खून खराबा टाइप ऐसा नहीं कि हर बार सर्जरी में खून खराबा ही होता है, लेकिन कभी कभी हद से ज्यादा भी हो जाता है खून खराबा। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस बहुत आते होंगे आपको कि ये मतलब ये फट गया है, ये तो टूट गया है एकदम से, और उसको मतलब स्क्रैच से फिर से भगवान जैसा जोड़ना। तो मतलब वो गॉड कॉम्प्लेक्स आता है कभी कभी कि अरे यार अपन तो मतलब क्या से क्या बना रहे हैं। मतलब वैसा गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं आता है, लेकिन जैसे अभी हम्म, प्लास्टिक का यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का यहाँ पे हमको थोड़ा एक्सपोजर है। तो हम्म, जैसे अपने कोई ग्राफ्टिंग किया है, या फिर हम्म, यहाँ की स्किन निकाल के वहां पे लगाया है, स्किन अपना हम्म, 100% एक्सेप्टेड हो गया है, उसका पूरा इपिथेलाइजेशन आ रहा है, पेशेंट अपने पास खुश होके आ रहा है कि हम्म, ठीक है, इतना बड़ा वुंड था, इतना बड़ा जख्म था जो आपने भर के दिया है, फिर पूरा रिन्यू करके दिया है। तो वो अच्छा हम्म। लगता है। कोई पेशेंट है पॉलीट्रॉमा का है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, मतलब तो उसकी लाइफ बन जाती है, मतलब अगर उसका फेस थोड़ा सा खराब हो चुका है या कुछ हो चुका है तो उसकी पूरी लाइफ बन जाती है। हाँ, नियर अबाउट बनी जाती है, अपन बना के ही भेज देते हैं। तो एक किस्सा है जिसमें मतलब एज अ फील हुआ कि नहीं ठीक है, जो भी अपन मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाके कर रहे हैं, ये थोड़ा तो वर्थ इट है, जहाँ पर अपन पेशेंट को बचा रहे हैं। एक 21 ईयर्स का मेल था जिसका एक्सीडेंटल हुआ था, जो सेल्फ फॉल था। छठे माले से कुछ गिर गया था वो बिल्डिंग के। तो देखा पेशेंट पूरा बैड होके आया था। नियर अबाउट चेस्ट ट्रॉमा था, रिब्स पूरे फ्रैक्चर थे, सर्वाइकल रिब्स फ्रैक्चर थे। तो देखा पूरा सैचुरे सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा वगैरह था उसको। जैसे ही वही कोई रेस्पिरेशन ले रहा था, मतलब रेस्पिरेशन उसका चालू था, तो पूरा एयर लीक होके सबक्यूट स्किन के नीचे जमा हो रहा था। तो देखने में भी मुश्किल था काफी, और पेशेंट अननोन था जो कि मतलब बाहर गांव से यहाँ पे ड्यूटी के लिए एज अ जॉब लेके आया था। तो देखा पेशेंट, काफी असेसमेंट में भी थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि मेरा जब मैं ज्वाइनिंग का पहला पहला ही मंथ था, मतलब नियर अबाउट सेकंड ही मंथ था, 1.5 ही मंथ हुआ था मेरे को। तो ज्वाइन करने के बाद देखा है उसको, एक ये किया, पूरा सेटल किया, वाइटली स्टेटस सेटल किया पहले, फिर इंट्यूबेशन करना पड़ा हमको उसको। तो वो मेरा फर्स्ट इंट्यूबेशन था जो इतना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट पे था। मुझे नियर अबाउट ट्रैकिया या फिर जो ओपनिंग होती है अपनी वोकल कॉर्ड्स की, वो ढूंढने में 5 मिनट लग गए, काफी डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने उसको इंट्यूबेट किया, तो मेरे सीनियर भी थे साथ में, काफी मदद किया उन्होंने वो केस पे। फिर सीनियर ने ग्लॉटिस एक ग्लॉटिस ढूंढने में परेशानी हुई। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे, क्योंकि वो मेरा जबकि पहला था और फर्स्ट थोड़ा टाइम कॉम्प्लिकेटेड भी हैंड था। हैंड शेक होते हैं। हाँ, शेक होता है, और अपने सामने अगर कुछ ब्लीडिंग वगैरह होता है, पेशेंट बैड हो हाँ, रहा है, अपने सामने देखने को मिलता है अपने को कि पेशेंट का सैचुरेशन 96 था, तो अपने सामने ड्रॉप हो रहा है, 57 हो रहा है, हम्म, 56 हो रहा है। तो वो उसके लेकिन उसके हार्ट बीट जैसे जैसे कम होते हैं, अपने हार्ट बीट उतने अपने भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। बढ़ते हैं। तो ये वाला सिनारियो होता है, अपने साथ भी होता है, यूजुअली डॉक्टर्स के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो इंटुबेशन किया उसको, उस बाद में एक आईसीडी डाला, इंटरकोस्टल ड्रेनेज डाला, दो लंग्स एक्सपांड हुए। तो जैसे ही सैचुरेशन 60 पे पहुंचा, हमने आईसीडी डाला, आईसीडी डालने के बाद सडनली एक्सपांड हुआ तो 1992। वी केप्ट दैट पेशेंट फॉर 32 days इन आईसीयू। वी स्टेबलाइज्ड हिम एंड हैंडेड ओवर द पेशेंट फुल वॉकिंग विद टू देयर पेरेंट्स। तो वो क्या बच्चे को हमने 21 साल के बच्चे को बराबर से उसके मम्मी पापा के पास भेजा है, पूरा स्ट्रेट अप करके। तो वो हमारा अभी तक का बेस्ट अचीवमेंट में रहा है। मतलब वो अब लगा होगा कि यार अब मैं डॉक्टर होंगे, अब इसके लिए इस दिन हाँ, के लिए मैंने मतलब 30 साल मेहनत की है। आखिरी के 10 दिन वो पेशेंट को हम बस मिलने जाते थे। आईसीयू में भी रहा तो वो बस मिलने जाते थे, एज अ राउंड लेके नहीं, एज अ फ्रेंड बोल के मिलने फ्रेंड। जाते थे। ओह तो नाइस काफी नाइस। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उसका। ओके, थोड़ा सा अभी ऐसे ही। फाइनेंशियली बात करते हैं। चलो ये आपका एक इमोशनल एंगल हो गया, हम स्ट्रेस के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है आज के यंग जनरेशन का कि पैसा कमाना है भैया। तो सर्जन एक ऑन एन एवरेज कैस कितना कमाता है? मतलब अगर आप बाहर जाओगे तो आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो कितना कमाओगे, प्राइवेट करोगे तो कितना कमाओगे, या फिर खुद का सेटअप खोलोगे तो कितना कमाओगे? ओवरऑल आइडिया। ये जैसे गवर्नमेंट में सेटअप में अगर कोई रहता है, तो जो रेसिडेंसी में जो इसका स्टाइपेंड होता है, दिस स्टाइपेंड फॉर्म्स द मिनिमम लेवल। इसका मतलब ये रेसिडेंसी, अभी मेरा जो स्टाइपेंड है ये मिनिमम लेवल रहेगा, अभी मैं जो कुछ कमाऊंगा इससे आगे ही कमाऊंगा, मतलब इससे ज्यादा ही रहेगा 75 से ऊपर ही गवर्नमेंट रहेगा। सेटअप। हाँ,
गवर्नमेंट सेटअप में ऐसा ही रहेगा, 75 के अब वही कमाऊंगा मैं अभी, इससे आगे जो कुछ भी होगा वो। जब मेरा सीनियर रेसिडेंसी चालू रहेगा तब भी 75 to 90 के बीच में रहेगा। जो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे ज्वाइन करता हूँ या फिर लेक्चरशिप मुझे मिलती है तो वहाँ पे भी नियर अबाउट 91 लाख रुपीज हो जाएगा। हम्म, और अगर प्राइवेट में तुम किसी मल्टी स्पेशलिटी में ज्वाइन करते हो तो वो डिपेंड करता है कि वो तुमको कितने परसेंट पे रखते हैं, या फिर तुम केसेस कितने अच्छे से करते हैं, तुम्हारे हाथ से कितने केसेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द केसेस यू डू टू। या फिर द केस या कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आप करते हो उसके हिसाब से आपका पैकेज रहता है। मतलब सेम पेशेंट फॉर्म्स विद पेशेंट के हिसाब से आप कितने पेशेंट कर रहे हो, कितने कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका पैकेज तय होता है, पर्सनल सेटअप। पैकेज तय होता है। और अगर खुद का रहता है तो फिर खुद का तो वो मतलब ही इज द स्काई डिसाइडिंग पर्सन टू हाउ टू, हाँ, ही इज द पर्सन टू डिसाइड हाउ मच टू अर्न और हाउ मच टू लूज। आप आपने सो किसी सर्जन को मतलब देखा है कि वो कितना कमा रहा है, क्या एक बार उसका इनकम या क्या हो सकता है अगर वो पर्सनल सेटअप या किस में कर रहा है? क्या आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि आपके पहचान वाला है, वो भी सर्जन है, तो उसकी पेमेंट पेमेंट कितनी होती होगी? देखा है, मतलब हमारे एक एसोसिएट प्रोफेसर है जो हम्म। काफी बढ़िया सर्जन है। ही इज द पर्सन हु कैन रन नाइफ ऑन द कैरोटिड शीथ, लाइक ओके। बहुत ही बढ़िया इंसान है, मतलब ही इज द गॉड, मतलब इसके आगे हमने कुछ देखा नहीं है वो बंदे के आगे अभी तक। सो ये उसके खुद के हॉस्पिटल्स है पुणे में, यहाँ पे, तो वो काफी अच्छा अर्न भी कर दे। मतलब एसोसिएट प्रोफेसर है, उनका स्टाइपेंड मतलब पेमेंट यहाँ का अच्छा ही है, नियर अबाउट वन वन प्लस है। हाँ। और उनका पर्सनल सेटअप भी है खुद का, तो वो काफी अर्निंग है, काफी 10 मतलब। टेन वी कैन 12 नॉट lakhs एक्चुअली पर मंथ, आराम आराम से। वी कैन मतलब कंसिडर दैट मच, 9 to 10। आराम से, ओके। एंड देन एक बार आप फेमस हो गए, चलो भाई नॉन सर्जन हो गए, तो फिर मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कितना भी अर्न हो सकता है उससे। जितना तुम मार्केट में मतलब यानी बाहर लोगों में जितना आपका पब्लिश्ड होगा, हम्म। आपकी मतलब हैंडवर्क आपका जितना आपको पता चलेगा बाहर लोगों की कि इसका हैंडवर्क कितना अच्छा है, हम्म। कॉम्प्लिकेशन रेट काफी कम है, तो उसके हिसाब से आपकी तरफ पेशेंट का डायरेक्शंस रहेगा, जैसे डायरेक्शंस बढ़ेगा वैसे आपका सोर्स भी बढ़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी 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 ये ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, अभी अभी नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं। कितना पर्सनल टाइम आपको मिलता है, आप कितना फैमिली को दे पाते हो? मुझे एज अ स्टूडेंट बताओ, अभी एज अ रेसिडेंट आप बता सकते हो, एंड देन जॉब में भी आपको एक आइडिया है तो वो भी बता सकते हो कि बाद में जॉब में आप कितना दो। पर्सनल टाइम तो इतना मिलता नहीं है अभी, जैसे तुझे पता है कि नियर अबाउट 1.5 मंथ पहले तूने बोला था कि ये करना है, नियर यस। अबाउट इंटरव्यू का करना है, लेकिन नहीं होता है कैसे। जैसे फर्स्ट ईयर होता है तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ये ट्राई करते हैं मोस्टली कि जितना कुछ टाइम मिल रहा है सोने में ही निकल जाएगा। क्योंकि मतलब 2 घंटे सोना मिल रहे हैं इधर, तो प्रायोरिटी सब छोड़ दो, सो जाओ भाई 2 घंटे। हाँ सो जाओ 2 घंटे में, फिर खाना भी उसमें थोड़ा एक्सक्लूड ही किया जाता है। 2 घंटे सोने को मिल रहा है, ठीक है सो ही लेंगे, खाना खा लेंगे बाद में, ये टाइप में हो जाता है। अगर इमरजेंसी ड्यूटी रहती है, जैसे कोई 24 आवर्स का इमरजेंसी ड्यूटी लगता है, तो 24 आवर्स कंटिन्यूअसली करना पड़ता है जो कैजुअलिटी में निकलते हैं, तो उसमें से पेशेंट को एक, और कैजुअलिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके आते पास रहते। एक के पीछे एक 10 से 12 पेशेंट, बैड बैड से बैड पेशेंट एक के पीछे आते ही रहते हैं। तो आपको ये तक का ख्याल नहीं रहता है कि आप बैठे कहाँ पे हो, आप कर क्या रहे हो, आपके हाथ में क्या है, कुछ भी ख्याल नहीं रहता, तो ये सब चीजें होती है। तो इसके हिसाब से ये काफी मतलब रेसिडेंसी का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि आप खुद को टाइम नहीं दे सकते हो ना फैमिली को दे सकते हो। तो जो मेरा सारा मतलब यूजुअली शेड्यूल था, डेडिकेशन देना पड़ता है हाँ, कंप्लीटली। फुल डेडिकेटेड वर्क करना पड़ता है। और जब आप यहाँ से बाहर दोगे जाओगे तो भी सेम कंडीशन रहेगा? नहीं अभी जैसे मतलब इफ यू स्टेप्ड अप अकॉर्डिंग टू योर रेसिडेंसी, मतलब जैसे जैसे मेरा साल बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे मैं सीनियर बनता जाऊंगा, तो सीनियर होते टाइम मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये करना है ये नहीं करना है, तो जो यूजुअल जो स्मॉल टाइप वर्क रहते हैं तो अपन वो जूनियर को दे देते हैं कि ओके। तुमको ये करना है तुमको ये करना है। जो रिस्पॉन्सिबल वर्क होते हैं या फिर जो पेशेंट का क्रिटिकल मॉनिटरिंग होता है वो सीनियर्स पे आ जाता है। जैसे अभी कोई आईसीयू में कोई कंडीशन है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल वर्क्स आ जाते हैं, तो नीचे वाला थोड़ा काम कम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है उसमें। ओके, तो मतलब वो मतलब अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको एक तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। लोगों की जान आपके हाथ में होती है, तो वो फुल डेडिकेशन से आपको आना पड़ता है। पैसा, फेम, दिस इज द सेकेंडरी थिंग्स।
सेकंड इज दे लास्ट, दे लास्ट एट द लास्ट साइड ऑफ दिस प्रोफेशन। काफी एकदम लिस्ट अगर बनाते हैं तो नाइन्थ या हम्म, 10th नंबर पे वो सब कुछ आता है कि फेम और वो सब होगा। तुम अगर काम डेडिकेशन से करे तो फेम और मनी यूजुअली आ ही जाता है डॉक्टर हम्म, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशन में। पैशन बाकी चाहिए। पैशन या फिर डेडिकेशन चाहिए टू आवर वर्क। लोगों की आप सेवा काम करने कितने की एक इच्छा चाहिए मन में। काम कितने शिद्दत से करते हो डिपेंड करता है। अगर आप ड्रेसिंग भी करते हो तो ड्रेसिंग कितनी अच्छी तरीके से करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर किसी पेशेंट से काउंसलिंग कर रहे हो या फिर किसी पेशेंट को बता रहे हो कि मतलब अभी कोई पेशेंट होता है जिसका अपने को पता चल जाता है कि 2 to 3 days एगो मतलब उसके पहले ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट है इतना बैड हो चुका है अभी इतना शॉक में है या फिर ऐसा उसका ये है। तो उसके हिसाब से अपन उसको क्या कर सकते हैं या फिर उसका लो जीसी है पेशेंट नियर सर्वाइव करना मोस्ट मोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अभी वेंटिलेटर सपोर्ट है तो कर सकता है बाद में नहीं करेगा। तो ये जो काउंसलिंग का जो मतलब एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में चालू होता है जो अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है ये भी आप अगर अच्छे से करते हो तो आप पेशेंट सेटिस्फाई करके ही भेजते हो। तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन ये आपका बेसिक रूल होता है अगर कोई रेसिडेंसी ज्वाइन करता है तो। ओके। सो ये अभी मैं बात करना चाहता था कि आपने जो इतना सारा हार्डवर्क किया है, ठीक है, मतलब इतनी मेहनत से आप आए हो, अभी भी आपका हार्डवर्क जारी है। जब रिलेटिव्स फ्री कंसल्टेशन मांगते हैं तो कैसा लगता है? आप देते हो या फिर आपको गुस्सा आता है? एज अ प्रोफेशनल कि कोई अपने से मदद मांग रहा है तो बता ही देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम क्यों पूछ रहे हो या फिर लेकिन ऐसा कुछ आप नहीं। आपका भी तो पेट है ना, आपको भी अपने फैमिली का पेट भरना है, आपकी भी कुछ ड्रीम्स होंगे कि मेरा घर हो, ये हो, आपको भी तो पैसा कमाना है। जैसे सपोज मैं अगर एक इंजीनियर हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ तो वो मुझे पे करे। सो एज अ हम इसको हेल्थ केयर को भी एक सर्विस मानते हैं, तो लोगों ने भी उसको मतलब फीडबैक देना चाहिए ना, कि लोग ऐसे ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते कि ये भगवान है और इसने मतलब जारी बचाने चाहिए, इसका खुद का पेट नहीं होता है, इसने फ्री में ही एडवाइस देनी चाहिए। ये हमारे साथ भी होता है बहुत से टाइम ऐसे कि पेशेंट काफी बैड सिचुएशन में लेके आते हैं तो पेशेंट एक बार जब हम एग्जामिन कर लेते हैं देख लेते हैं पेशेंट को तो फिर पता चल जाता है। तो पूछते रहते हैं कि पेशेंट अभी अच्छा ही हो जाएगा अच्छा ही हो जाएगा। पेशेंट जब कोई हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है तो एक पॉजिटिव माइंड लेके आता है कि एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर बच ही जाएगा करके। लेकिन हम्म, उनको ये भी मतलब यही तो काउंसलिंग में हमको बताना पड़ता है कि आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव माइंड मतलब बैक ऑफ द माइंड आपको क्या रखना चाहिए। या हम्म, फिर अगर ऐसा नहीं हुआ पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर आपका क्या क्या हो सकता है उसका। हम्म। तो यू हैव टू प्रेडिक्ट बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड ऑफ द सेम पेशेंट। एक ही पेशेंट का आपको एक पॉजिटिव भी पेज में मतलब ये करना पड़ता है और नेगेटिव भी करना पड़ता है। तो जब मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन पेशेंट का पेशेंट के रिलेटिव का नेगेटिव साइड पे ही आता है। अगर पॉजिटिव है इतना तो पैसा बोलेंगे क्यों हाँ लूटा आपने, अच्छा हमको है। क्यों लूटा? हाँ इतना पैसा गया है हमारा ये हुआ है ये सब एग्जामिनेशन किया है तुमने ये रेडियोलॉजिकल किया है। अननेसेसरी तो अभी टेस्ट किए ऐसा बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि मोस्ट ऑफ द दे टाइम आर फॉर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक होता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए वो सारे टेस्ट होते हैं। तो वो उसके हिसाब से हो जाता है कभी कभी। लेकिन पूछना पड़ता है बताना पड़ता है उनको भी ऐसा ऐसा कंडीशन था ऐसी कंडीशन के लिए ये हमने ये टेस्ट किया है ये टेस्ट किया है तो इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इरिटेशन नहीं होता है कभी भी कि हर एक पेशेंट को इतना समझाना पड़ता है कि इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपको एक पेशेंट नहीं होता है, आपको हर एक पेशेंट को इक्वल टाइम देना पड़ता है, हर एक पेशेंट उतना ही इक्वल होता है आपके लिए। तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलता है फिर? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जैसे मतलब कैजुअलिटी खत्म होता है मोस्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप का कैजुअलिटी एक साइट है ऐसा जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मोस्टली ज्यादा बिल्डअप होता है जहाँ पे अपने को नींद नहीं होती है खाना नहीं होता है। दूसरे दिन फिर से वार्ड जाना रहता है ओटी करना पड़ता है ये सब चीजें होती है। तो ये कंटिन्यूअसली ये साइकिल चालू ही रहता है बीच में अपने को बस साइकिल का बाहर एक पैर बाहर रख के थोड़ा बहुत कर लेना पड़ता है एडजस्टमेंट कि यहाँ पे मैं बैठूंगा तो यहाँ पे खाना खा ही लूंगा यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो यहाँ पे खाना खा ही लूंगा यहाँ पे बैठूंगा तो सो जाऊंगा। तो ये टाइप में करना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेशन यूजुअली बिल्ड्स अप होता है पहले पहले साल में तो होता ही है जिसमें आप मतलब ये बोल सकते हो कि अगर फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो कभी कभी दोस्तों के साथ बात हो जाती है जैसे कोई पुराने दोस्त है उनके साथ बात हो जाती है। कभी कभी हो गया है तो जो रूटीन अपने कोच यार या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के कोई संडे मिलता है जिसमें से एक विंडो निकलता है 1.5-2 घंटे का उसमें आप जाके उनके साथ खाना खा के आ सकते हो या फिर हॉस्पिटल की चीजें भुलाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी तो अभी दूसरा फ्रस्ट्रेशन।
और एक चीज होती है कि कंपटीशन, चलो मतलब कंपटीशन ऐसा है कि कोई भी इंजीनियर है वो 4 साल पढ़ जाता है, उसको पैकेज मिल जाता है फलाना ढिमकाना, ठीक है। आपने पहले जो है वो 2-3 साल प्रिपरेशन किया, फिर आपने एमबीबीएस किया 5 साल, तो 8 साल हो गए। नाउ यू आर डूइंग रेसिडेंसी जो 3 साल चलेगी, मतलब ये 11-12 साल। फिर आप बाहर निकलोगे और फिर से आपने सुपर स्पेशलिटी सुना तो फिर से 2 साल मुझे लगता है आपको देने पड़ेंगे। तो ये 13-14 साल का जर्नी, जब तक आप बाहर होते हो आपके बाल सफेद होने लगते हैं। आपकी जो जवानी है, जहां पे आपने बाहर जाके पार्टियां करनी चाहिए, घूमना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ये सब छोड़ देना पड़ता है आपको। तो वो मतलब बुरा लगता है कभी कभी कि यार मैंने ये क्यों चूज किया, मैं ये सब कर सकता था बाहर आराम से। नहीं, जब आप अगर सोचते हो आपको ये करना है तो फिर आपका इसका पूरा देना चाहिए। अगर मैंने सोच लिया है कि मैं जो मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो चूज करना है तो मैं यही करूंगा, इसके अलावा कोई सोचूंगा ही नहीं। या फिर अगर सोच भी लिया तो ये मैं नेगेटिव को नहीं रखूंगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली डॉक्टर इज, कि बताने के लिए ऐसा नहीं है कि व्हाइट कोट पहन लिया या फिर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन ऐसा गया। नहीं होता है। डॉक्टर बन गया या फिर स्टेथो यूज कर लिया तो डॉक्टर बन गया, ये नहीं होता है। आपका जब जिंदगी का 10 से 15 साल आप इस प्रोफेशन में डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका आउटपुट भी निकलेगा। नॉट एज जस्ट इकोनॉमिकली, यू कैन गेट दैट फ्रॉम लाइक इमोशनल टू, एंड फ्रॉम दी रिस्पेक्ट, फ्रॉम रिस्पेक्ट भी मिलती है। रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट भी मिलती एंड है। ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम आप कुछ कमा भी नहीं रहे हो, आपको मतलब मिलता रहता है, इंटर्नशिप में मिलता है, हाँ, रेजिडेंसी में मिलता है, तो आप कमा भी रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, वेले बैठे हो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो वो केस का हुआ पेनक्रेटिक, पेनक्रेटिक कार्सिनोमा का था, जिसका विपल्स किया था हमने। विपल्स करने के बाद में पेशेंट नियर अबाउट 15 से 20 दिन के लिए सर्वाइव हुआ, लेकिन 15 से 20 दिन काफी अच्छे से निकले। उसके लास्ट के 10 दिन थोड़ा बातें बातें करता था, तो पता चला कि बाद में वो राइटर भी है। तो उसने एक पोएम लिखा सबके ऊपर, एवरी वन हु विजिट्स हिम, सबके ऊपर एक जो वहाँ के स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर से सबसे लिखा। तो जब उसका लास्ट टाइम आया, जब हमको मतलब पता चला कि ये पेशेंट बैड हो रहा है या फिर नियर अबाउट काफी सेचुरेशन उसका ड्रॉप हो चुका है, हमको सीपीआर वगैरह करना पड़ेगा, तो वो टाइम पे थोड़ा बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बुरा लगा था कि ये वो बंदा है जो हमसे रोज मतलब हंस के बातें करता था, तो इसका सीपीआर हमको करना पड़ रहा है आज। तो वो थोड़ा इमोशनल कंडीशन था। तो फिर उससे वो मोटिवेशन कहाँ से लाया कि मतलब इतना निराश होने के बाद वो फिर से दूसरे दिन उठ के जाओ, फिर से पेशेंट चेक करो, फिर से उसी शिद्दत के साथ उस पेशेंट को अपनी सेवा दो। ये जो हाथ से गया है सेम वैसे ही कोई है जो आगे अपने आगे ही भी है, तो उनका भी सोचना पड़ेगा। जब तक अपन पीछे वाले के बारे में सोचते रहेंगे तो आगे वाले के बारे में देख नहीं पाएंगे। तो यही माइंड में रखना पड़ता है कि ये करना पड़ेगा अपने को। अगर कुछ नेगेटिव आता है इसके हिसाब से कि ये अपने को पीछे खींच रहा है या फिर इमोशनली कुछ पीछे खींच रहा है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे वाला भी अपने ही भरोसे पे बैठा है। तो ये सब आप उनको बता सकते हैं या फिर कर सकते हैं। इमोशनली मतलब अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आपको इमोशनली बहुत स्टेबल एंड काम रहना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि काम रहने ऑलमोस्ट। के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए मेडिटेशन करो या वर्कआउट करो। तो ये सब करते हो आप कि फिर वो एक पेशेंट के एक्सपीरियंस के साथ ही अपने आप ही आ जाता है? नहीं, मतलब जितना आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो, जितना पेशेंट देखते हो, आपको समझ में आ जाता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, किसके ऊपर कितना रिएक्शन दिखाना है या फिर किसको कितना एग्रेशन दिखाना है। कोई अगर जबरदस्ती भी करता है तो अपने को पता चल जाता है कि इसको क्या एग्रेशन में क्या फॉर्मेट में बात करना है। या फिर कोई है या फिर कोई आपको जबरदस्ती बात कर रहा है, आपको उधर भी काम रहे तो आपका हम्म। इंप्रेशन भी अच्छा नहीं रहेगा वहाँ पे भी। अगर कोई ज्यादा एग्रेशन से बात कर रहा है तो उसको समझा सकते हो, बोल सकते हो, या आप भी थोड़ा ऊंची आवाज में बोल सकते हो उनको कि नहीं ये ऐसा हम्म। नहीं था, ये ऐसा था। कि किसी किसी को समझाना भी पड़ता है अच्छे शब्दों में, किसी किसी को एक्सप्लेन पूरा दिखाना पड़ता है क्या किया क्या नहीं किया है। अ, तो एक एक मतलब थोड़ा सा फनी फैक्ट है सर्जन्स के बारे में कि मतलब लोगों ने कबीर सिंह देखी है ऑफ कोर्स। तो लोगों का ये मानना होता है कि जो सारे सर्जन्स होते हैं वो दारू पीते हैं। एंड वो दारू पिए बिना वो नहीं रह नहीं सकते, उनको दारू पीना ही पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है। तो मतलब ये फैक्ट है या मतलब सच्चाई है या क्या है, या नहीं इंडिविजुअल नहीं, चॉइस? ऐसा कुछ डिपेंड्स, वो इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे अभी मैं हूँ तो मैंने तो अभी तक पिया नहीं है कभी। ये नहीं होता है कि शायद सर्जन है तो उसने पीना ही चाहिए, ऐसा नहीं। इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। आपको पीना है, आपको नहीं पीना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना माइंड करते हो
या फिर आप आपके प्रोफेशन में कैसे रहते हो, क्या करते हो, इसके हिसाब से। लेकिन नॉट मेडिकल एज ए जनरल, एज ए थंब इथिक्स, रूल नहीं। मेडिकल की इथिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर आप कुछ ड्रिंक या कुछ ले रहे हो सब्सटेंस तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाता है ऑपरेशन रूम में। नहीं आता है। हमारे में भी जो भी कोई पीता है तो ऐसा नहीं करता है कि पीने के बाद में ओटी में आएगा या फिर पीने के बाद में कैजुअलिटी में ड्यूटी करेगा, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो कोई पीता है तो फ्री डे पे, ऑफ ईडी जब रहते हैं या फिर फ्री डे जब होता है तब करते हैं सब। ओके। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बातें की ही जाए, क्योंकि इतना सारे एक्सपीरियंस एंड पेशेंट तो मतलब इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, लेकिन आई नो दैट आपके पास टाइम लिमिट कम है। सो फाइनली आते हैं, अभी हमारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स है, 11th 12th के बच्चे हैं। ठीक है, उनको ये जानना है कि मतलब वो कैसे अपने नीट का प्रिपरेशन करें, उसके बाद कैसे फोकस करें अपने पीजी के लिए, या फील्ड अपनी चूज कैसे करें। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, आपके हार्ट टू हार्ट सीधा। विश बेस्ट लक टू ऑल द ऑडियंस, जो कोई देख रहा है सबको बेस्ट लक कहूंगा। और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आपको करना ही है, यही चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। या फिर आप ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, टाइम पास होता है सब। देखना रियलिटी, रियलिटी ऑफ लाइफ जब आपको अर्निंग करना है, जब आपको पता चल जाएगा आपका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, यस तो यस। ये रियल हार्ड वर्क से आता है, टाइम पास से नहीं आएगा इतना कुछ। सो बेसिकली मेहनत ही है जो कुछ आपको करना है। एक डेडिकेशन रखना है अपने प्रोफेशन की तरफ, या फिर आपको जो कुछ भी पाना है, अगर पाने के लिए कुछ किसी के पीछे अगर लगना है, जैसे आप कोई शेड्यूल बना रहे हो पढ़ाई का, 14 आवर्स का आपका शेड्यूल है, जैसा मेरा यूजी में हुआ करता था, नियर अबाउट आई यूज टू स्टडी 12 to 14 आवर्स। इसमें से अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हो तो उसमें से 10 घंटे आपको वही करना है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तो टाइम पास हो ही जाते हैं, सबको पता है। यस 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 एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच अमोल, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हो, तो मतलब वो तो बहुत दिनों की बातें हम वो अलग से मिलके करेंगे जो हमारी लड़कों की बातें होती है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, क्योंकि आई नो दैट आपके लिए टाइम प्रेशियस है, एंड उस टाइम में भी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बस आई यार, विश, अगर हमको फिर से कुछ गाइडेंस लगा तो हम आपको जरूर जरूर बुलाएंगे फिर से चैनल पे। एंड प्लीज चलेगा। आई आपका विश, कुछ इंस्टा आईडी वगैरह कुछ है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगा, अगर हमारे बच्चों के कुछ सवाल होंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे। चलेगा। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now.